हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सांबर लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था यांगती कुटी वैली को लेकर के। तो यांगती कुटी वैली जो है उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है यांगती कुटी रिवर, और उसी रिवर के द्वारा इस वैली का फॉर्मेशन किया जाता है। देखो, एक बोथिया कम्युनिटी है। बोथिया कम्युनिटी के 4 पार्ट और उनमें से एक है बयानसिस। बयानसिस जो है इनके द्वारा ही ये वैली जो है वो डोमिनेटेड है। ये यांगती कुटी रिवर जो है, काली रिवर, आप सभी को पता है काली रिवर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर का फॉर्मेशन करती हुई फ्लो करती है। तो उसके हेड वाटर के रूप में फ्लो करती है यांगती कुटी रिवर। हेड वाटर आप समझ गए, कोई भी रिवर जो है उसको बनाने में स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम जो है वो काम करती हैं। तो ये यांगती कुटी रिवर जो है वो इसी तरीके से एक स्मॉल स्ट्रीम है। ओके, तो देखो जो जो भी जनरल रिवर है या एरिया है उनके बारे में बेसिक बातें हमें पता होती है। इस तरीके से एक यूनिक वर्ड अगर आपको पता चले तो उसके रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस तरीके की रिवर को लेकर के या इस तरीके के प्लेस को लेकर के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पिटीशन डाली गई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक प्रोविजन है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो वैलिडिटी है ईडब्ल्यूएस कोटा की, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। 5 जज की बेंच जो है वो इस केस की सुनवाई कर रही थी और 3-2 मेजोरिटी से जो है इस केस को पास कर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है, कोटा जो है वो सही है। ओके, अब यहाँ पर जस्टिस रविंद्र भट्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। 2 जज जो हैं, जिनमें एक तो हमारे सीजीआई जिनका लास्ट वर्किंग डे था जस्टिस यूयू ललित, और जस्टिस रविंद्र भट्ट जो है उन्होंने इनके खिलाफ में स्टेटमेंट दिया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो बहुत सारे बेसिक प्रोविजन को वायलेट करता है। लेकिन 3 जजेज जो हैं जैसे कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और इनके अलावा 2 अदर जजेस बेला एम त्रिवेदी एंड जे बी पर्डी वाला, इन्होंने जो है सपोर्ट किया है ईडब्ल्यूएस कोटा का। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर किन स्टेटमेंट को लेकर के डिनाई किया गया और किन स्टेटमेंट को लेकर के सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो 50% रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, इंदिरा साहनी केस 1992 में जो डिसीजन लिया गया था कि रिजर्वेशन की जो कैप है वो डिसाइड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि 50% की कैप को वायलेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि देखो ये जो कोटा है वो 50% की कैप को या फिर हमारे जो बेसिक प्रोविजन है उनको वायलेट नहीं करता है, उनको ब्रीच नहीं करता है। इट डज नॉट ब्रीच द सीलिंग लिमिट विच इज नॉट इनफ्लेक्सिबल एंड अप्लाइज ओनली टू SC ST OBC एंड SCBC। इनके ऊपर अप्लाई होती है और इनके बेसिस पर जो है वो ब्रीच नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट कर सकते हैं या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये वायलेट करता है। ओके, तो देखो रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है। यहाँ पर मेजोरिटी में व्यू ये देखने को मिला कि रिजर्वेशन सिंगुलरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर एन इगलिटेरियन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एक इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन एक ऐसा वेपन है जिसका यूज करके आप सोसाइटी में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हो। वो हमारे सोसाइटी के वो पार्ट जहाँ पर अभी भी पॉवर्टी है, अभी भी वहाँ पर एजुकेशन का लेवल लो है, तो उनको अगर एक अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करोगे, इकोनॉमिक कंडीशन पर वो वीक है और वो एक तरीके से compete नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रोविजन जो है या एक्स्ट्रा वेपन जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो सोसाइटी में एक
नेक्स्ट लेवल पर आकर के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। ओके, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात हुई है। हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो एक्ट में आया और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। देखो यहाँ देखिए, देखो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को एस्टेब्लिश किया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मानना ये है कि हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में एससी, एसटी और एसईबीसी ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के बेसिस पर प्रायोरिटी इसलिए दी गई कि हमारी सोसाइटी में ये रिजर्वेशन देने के बाद में भी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो आप बात करो इकोनॉमिक के बेसिस पर या फिर अदर बेसिस पर, जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा वेपन या एक्स्ट्रा पॉइंट देने के लिए ये रिजर्वेशन जो है लाया गया। ओके, तो इसका मेन क्राइटेरिया यही था कि सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है अदर बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर जो इनइक्वलिटी है उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। मतलब जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं वहाँ पर भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं, उसी पॉइंट को टैकल करते हुए ये रिजर्वेशन लाया गया। कुछ इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से क्या क्या प्लस पॉइंट देखने को मिला हमारी सोसाइटी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि जनरल कैटेगरी में भी काफ़ी पुअर कंडीशन लोगों की होती है, काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलती है, पॉवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा, मतलब पॉवर्टी लेवल पर लोग होते हैं, जिससे वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने में और साथ ही साथ जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अपने आप को एक तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए ये रिजर्वेशन लाया गया और इससे हमारी सिग्निफिकेंट सोसाइटी में ये देखने को मिला कि वो लोग जो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया गया। ओके, अब ये जो रिजर्वेशन दिया गया इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में सब क्लोज 6 और 16 में सब क्लोज 6 जो है वो जोड़ा गया। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है और आर्टिकल 16 जो है वो किससे रिलेटेड है। आप ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। ओके, पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हमने एक सिग्निफिकेंस डिस्कस किया। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का कि देखो अभी तक क्या देखने को मिलता था कि एससी, एसटी, एससीबीसी इनको रिजर्वेशन था, तो जनरल कैटेगरी जो है उनमें एक अलग तरीके का स्टिग्मा था। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के थ्रू जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पर भी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेशन था या एक स्टिग्मा था सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हुआ है। ये हो गए इसके प्लस पॉइंट। अब इसके अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखो हमारी जो कंट्री है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में होते हुए भी पुअर कंडीशन में हैं, उनके जो प्रॉपर डाटा होने चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल नहीं है, मतलब डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके बेसिस पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरा, इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि 8 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए पर ईयर जो है, उसी के बेसिस पर जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाएगा कि इतने तक इनकम है तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब ये जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया है इसके बारे में बोला जाता है कि विदाउट एनी स्टडी जो है वो डिसाइड किया गया है 8 लाख का क्राइटेरिया। तो ये कुछ प्रोविजन है जो नेगेटिव हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। अगर इनको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए और सभी को एक यूनिक और एक इक्वल लेवल पर जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखो COP27 की जो मीटिंग हो रही है इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबल लेवल पर जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से अपने आप को आगे लेकर के जा रहा है, हम उस हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे मतलब हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आगे जा कर के हम क्लाइमेट हेल में अपने आप को ट्रैप कर लेंगे, मतलब एक तरीके से हम काफ़ी डिग्रेड स्टेज में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर
इस आर्टिकल में भी और जो हमारा फॉरेन पेज आता है द हिंदू का, उस पर भी इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया है कि कंप्लीटली प्रेजेंट टाइम में इशू रशिया यूक्रेन वॉर और भी अदर इशू जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फूड ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो इन सारे इश्यूज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड लेवल का फोकस जो है वो इन इश्यूज के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एक मेजर इशू है। इन सभी को हमें टारगेट करना होगा, या तो हम आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश करते हुए इस अर्थ को खत्म कर दें, या फिर हम जो है वो कोऑपरेशन के साथ में हैंड टू हैंड टुगेदर जो है मिल करके इस सोसाइटी को, इस अर्थ को इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो पाए। ओके, तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करें। और सोल्व कब किया जाएगा? जब हम कोऑपरेशन के थ्रू काम करेंगे, और तभी जा करके हम एमिशन के ऊपर वर्क कर पाएंगे और भी अदर इश्यूज जो हैं उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि फोसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम है, तो वो कंट्री जहाँ से प्रोडक्शन देखने को मिलता है इसका, उन्होंने बोला कि जब तक इस वर्ल्ड को ज़रूरत है, जब तक नीड है, तब तक तो इसका एक तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाएगा फोसिल फ्यूल का। हाँ, इसका अल्टरनेट जो है वो हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी को हम काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं, व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सकता है, सोलर एनर्जी का लाइटिंग हर चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से एमिशन जो है वो कम से कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात की गई है कोऑपरेशन की, साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपने यहाँ पर एमिशन को एलिमिनेट करने का काम कर पाएँ। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये जो क्लाइमेट इशू जो है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं बचा है, लोकल लोगों तक पहुँच गया है। मतलब हर पर्सन जो है इसके लिए काम करेगा, तभी जा कर के हम क्लाइमेट जो है उसको सिक्योर कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक टारगेट कंट्री का डिसाइड होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि हाँ, उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या इशू हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर अपने लेवल पर तो हैविली पोल्यूटेड जो एयर देखने को मिल रही है, वहाँ पर गन स्प्रे वाटर जो है वो किया जा रहा है ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, देखो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और इसमें पोषण अभियान के बारे में बताया गया है। राइटर जो है उनका बोलना है कि माल न्यूट्रिशन एक मेजर इशू है। इसकी वजह से कोई भी जो चाइल्ड है उसके अर्ली डेज में अगर न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है तो उसकी जो लाइफ है उसकी वजह से इफेक्ट होती है, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं किसी भी चाइल्ड के, उसी टाइम जो है वो माइंड एक अच्छे लेवल पर डेवलप हो पाता है। तो स्टार्टिंग के जो 1000 डेज जो हैं वो किसी भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसमें देखो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है सिक्योरिटी, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर हमारी जो सोसाइटी है सोसाइटियल सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, माल न्यूट्रिशन जो इशू है उसको डिस्कस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, इन सभी पॉइंट से हम जो है इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1000 डेज जो है स्टार्टिंग के इम्पोर्टेंट है। राइटर ने यहाँ पर यूपी स्टेट जो है उसकी कुछ जनरल एग्जाम्पल यहाँ पर इंसर्ट किए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बच्चों का वेट जो है उसको मेज़र करके उनके न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसको काउंट करने की कोशिश की जा रही है कि वेट को एक तरीके से कि उनकी एज के अकॉर्डिंग बच्चों का वेट जो है वो गेन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। क्योंकि स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग दो इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिलते हैं माल न्यूट्रिशन के टाइम में। तो 2018 से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पोषण अभियान जो है वो लॉन्च किया है ताकि पोषण अभियान के बेसिस पर जो भी मदर है, जो भी
न्यू चाइल्ड है उन सभी को न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अवेलेबल हो सके। देखो, माल न्यूट्रिशन को अगर हमें एड्रेस करना है तो जो मैटरनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके भी अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा, क्योंकि मदर का इसमें हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मदर में ही डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से चाइल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, तो फोकस किया जाना चाहिए कि मदर की जो हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ में आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है तब भी मदर की हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो चाइल्ड को मिल पाएंगे और तभी जो उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो पाएगा। सोसाइटी में जो है उनको एक इक्वल तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है तो उस चाइल्ड की जो लाइफ है वो इसकी वजह से इफेक्ट होती है, उसके ऊपर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और पूरी लाइफ जो है वो सोसाइटी से एक तरीके से अपने आप को compete ही करता रहता है या फिर एक स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलता है। तो एक हेल्दी यंग पर्सन को अगर हमें सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना है तो फोकस करना होगा उसके स्टार्टिंग के 1000 डेज पर, क्योंकि उसी टाइम जो है वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो यूपी स्टेट के जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं उसमें इम्पोर्टेंट है और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा जैसे कि 2018 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उनमें उन्होंने महाराष्ट्र में यूनिसेफ के साथ में मिल करके काम किया था। फर्स्ट एवर प्राइमरी हेल्थ केयर इनोवेशन प्रोग्राम टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन पीरियड इन द पेथ एंड सिन्नार ब्लॉक ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ड्यूरिंग द प्रोग्राम विच वॉज कम्प्लीटेड इन 27 मंथ्स। तो यहाँ पर देखा गया कि एक्सोलेंट जो गर्ल्स है एंड वीमेन नॉट ओनली प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ द न्यू बोर्न बट आल्सो प्रिवेंट्स लो बर्थ वेट, प्री टर्म बर्थ एंड न्यू बोर्न डेथ। मतलब इन सारी चीज़ों में एक डिक्रीज देखने को मिला, हेल्थ लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोकल लेवल पर क्या कर सकते हैं। जो आशा वर्कर्स हैं, जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन सभी के थ्रू जो है वो हम एम्पावर कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को टारगेट कर सकते हैं और इन सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के जो हमने फ्रंट पेज पर आर्टिकल डिस्कस किया उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है और इसमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पर क्राइटेरिया डिस्कस करना, कोटा डिस्कस करना जो है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन जो है इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इकोनॉमी सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पर आपने क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन आप इसको एक्सक्लूजन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना कि हमारी सोसाइटी में जनरल कैटेगरी में भी ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, उनको ज़रूरत है सपोर्ट की और वो सपोर्ट जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के थ्रू। ओके, तो एक्सक्लूजन भी नहीं कर सकते और इसके लिए एक पॉइंट, सोल पॉइंट के बेसिस पर रिजर्वेशन देना जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास में G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में राइटर का बोलना है कि इंडिया जो है उन्होंने, अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो इंडिया ने बेहतरीन काम किया है। किसके लिए? जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए। इंडिया जो है, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो इंडिया में ग्रेन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगर जो है वो इंडिया में देखने को मिलती थी। फिर इंडिया ने ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया और ग्रेन्स में अपने आप को रिच किया, अपने आप के ऊपर जो है अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको काफ़ी कम ख़त्म किया। ओके, तो इंडिया ने के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे वर्ल्ड लेवल को लेकर के। तो लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया की जो जर्नी रही है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जो सस्टेनेबल लेवल पर जो ग्रोथ रही है हमारे इंडिया में, और फूड सिस्टम जो है वो भी इंडिया का इससे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो इंडियाज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी इन फूड, कि फूड में जो है वो सभी को इक्वलिटी देखने को मिले। तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और Today, India's first food safety nets collectively reach over 1 billion
पीपल। ओके, तो ये यहाँ पर इंडिया का जो भी इनिशिएटिव है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा यहाँ पर मटेरा जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में क्लियरली बोला गया है। द मटेरा डिक्लेरेशन रिफ्लेक्ट द इंडियन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, प्रमोटिंग लोकल फूड कल्चर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एग्री डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जून 2021 में रोम से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया था कि ये जो मतेरा डिक्लेरेशन है वो इन सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में रहेगी। अगर हम G20 ग्रुप की बात करें तो G20 ग्रुप जो है वो ट्रेड में, कॉमर्स में, साथ ही साथ इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, GDP लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं उनका। तो यहाँ पर इंडिया जो है अपने इन सारे इनिशिएटिव के बेसिस पर प्रेजेंट टाइम में जो अभी उनके पास में प्रेसिडेंटशिप रहेगी उस टाइम में फूड सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी अच्छा अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं, ताकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं, उन सभी को रेगुलेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात की गई है। अब ये इनिशिएटिव है क्या, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और आप सभी को पता है कि यूक्रेन जो है वो बहुत सारा प्रोडक्शन करता है अलग अलग ग्रेन्स का। ओके, तो जब जो यूक्रेन जो है वो बहुत सारा एक तरीके से ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद में ब्लैक सी वाले रीजन पे काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला और वहाँ से ग्रेन की सप्लाई यूक्रेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा भी कि ग्रेन की काफ़ी ज़्यादा कमी हुई वर्ल्ड लेवल पर और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुई। इंडिया ने भी अपने लेवल पर जो है वो अपनी तरफ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने सप्लाई भी प्रोवाइड की, लेकिन अब ये जो इशू है वो सोल्व ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर यूएन और टर्की जो है उन्होंने एक तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले किया और ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। तो इसमें जो रशिया है वो भी इसके साथ में आया कि हाँ, जो यूक्रेन के 3 पोर्ट हैं वहाँ से ब्लैक सी का यूज़ करते हुए ग्रेन की सप्लाई की जा सकती है। अभी न्यूज़ में क्यों है कि नवंबर तक ये डील की गई थी, अब दोबारा से रशिया जो है वो उसके साथ में ज्वाइन हुआ है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर रशिया जो है इसको ज्वाइन ना करे तो इसकी वजह से दोबारा से ग्रेन को लेकर के जो इशू है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहा था उससे पहले। तो उन सारे इश्यूज को सोल्व करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। 22 जुलाई को इस्तांबुल में ये इनिशिएटिव साइन हुआ था और 120 डेज के लिए इसको इनिशिएट स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब इसको बोला गया था कि इसको ख़त्म किया जा सकता है उसके बाद में, या दोबारा से इसको री इनिशिएट भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर री इनिशिएट की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि यूक्रेन के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूक्रेन व्हीट, मेज, रेपसीड और सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और ग्लोबली लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट भी करते हैं। तो इन सारे चीज़ों का एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो रशिया के साथ में एक डिस्कशन हुआ और ये इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर NPR देखो, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपने कुछ डाटा रखे हैं। तो एक डाटा में तो उन्होंने ये भी बात बोली है कि FCRA में जो अमेंडमेंट किया गया 2020 में, इसकी वजह से NGO जो हैं जो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग करते थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोक लगी है। FCRA की अगर हम बात करें तो FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 1975 के टाइम में जब इंडिया पर इमरजेंसी लगी तो उस टाइम में ये एक डर था कि फॉरेन जो भी पावर्स हैं वो यहाँ पर मनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, ताकि जो इश्यूज हैं वो इंक्रीज हो सकें। ओके, तो इसी के बेसिस पर 1976 में FCRA एक्ट लाया गया। टाइम टू टाइम इसको अमेंड किया गया और 2020 में भी इसको अमेंड किया गया। 2020 में जो इसमें अमेंडमेंट हुए उसकी अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंटली इसके ऊपर फोकस किया गया था कि पहले क्या था कि 1 लाख तक की लिमिट जो है, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो 1 लाख रुपए
रुपए अपनी फैमिली को भेज सकता था, लेकिन अभी 2020 में जो चेंज हुए उसमें 10 लाख तक की लिमिट कर दी गई, क्योंकि इंडिया में जो रेमिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गेन होता है अदर कंट्रीज़ में। इंडिया के लोग अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ से मनी इंडिया के जो अपनी फैमिली है उन सभी को सेंड करते हैं। तो इसको बोल दिया गया कि 10 लाख तक की लिमिट भेजी जा सकती है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा अगर रुपए भेजे जाते हैं, इंडियंस को प्राप्त होते हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो पहले क्या था कि 30 डेज में बताना होता था, लेकिन अभी 90 डेज जो है इंक्रीज कर दिया है कि 90 डेज में आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बतानी होगी कि हमें इतना पैसा जो है वो क्यों मिला है, किस रीजन पर मिला है। दूसरा यहाँ पर एक बात बोली गई कि पहले क्या था कि जो एनजीओ है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी पैसा मिला, मान लो किसी एनजीओ को 1 लाख रुपए मिला, तो 50,000 रुपीज जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने स्टाफ पर, अपने ऑफिस पर खर्च कर सकता था, लेकिन इसको अब 20% कर दिया गया इस क्राइटेरिया को। और ये करने का बेसिक रीजन ये था कि बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो सिर्फ इसीलिए ओपन हो रखे थे कि बहुत सारा पैसा आए, उसका यूज जो है वो अपने एक लेविशली लाइफ जीने के लिए किया जाए। ओके, तो अभी जो मनी है उसको इंडिया में किसी भी सब पार्ट लेवल पर सेंड करने पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जिसके बेसिस पर जो है वो एफसीआरए एक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और एनजीओ भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एनपीआर रजिस्टर के बारे में बात की गई है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2010 में फर्स्ट प्रिपेयर किया गया, 2015 में इसको अपडेटेड हमारे कंट्री के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर काम किया गया। तो अभी इसके बारे में बोला गया है कि एनपीआर रजिस्टर जो है उसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ में जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, साथ ही साथ में जो माइग्रेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक प्रॉपर डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अभी हमने डिस्कस किया फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट जज जो थे इसमें डिसीजन में, बेला एम त्रिवेदी, उन्होंने एक बात बोली कि देखो रिजर्वेशन जो है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्लीट कर चुका है, तो रिजर्वेशन जो है उसको हम रेगुलर नहीं रख सकते। जैसे कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो पार्लियामेंट जो है इनके लिए एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, एसटी एसटी एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया गया और बोला गया कि हर 10 साल में इसको रिन्यू किया जाएगा। तो अभी क्या किया गया कि हमें टाइम के साथ में ये लगा कि एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर एससी एसटी का रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया और जो रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन का वो खत्म कर दिया गया। तो हम जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को हमेशा नहीं रख सकते हैं। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो हमेशा नहीं हो सकती, हमें इस तरीके का काम करना होगा कि रिजर्वेशन जो है उसको हम खत्म कर सकें। ओके, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात किया गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली टाइम, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात बोली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए, हाँ, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी रशिया विजिट है और रशिया विजिट में इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो इंडिया ने हमेशा इस बात के ऊपर फोकस किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उनको हम कोऑपरेशन और डिस्कशन नेगोशिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करें। साथ ही साथ में अभी जो विजिट है इसमें हो सकता है कि जो भी हमारे ट्रेड डील्स हैं उन सभी को लेकर के या फिर जो भी ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है इसको लेकर के जो डिस्कशन है वो इसमें कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, और जिसके बारे में अभी हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया, COP27 की जो मीटिंग है उसके बारे में यूएन चीफ ने जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए वो यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बार बार डिस्कस करने वाले थे कि एक बिल जो है वो कब लैप्स हो जाता है। ओके, तो दीपशिका ने कल भी क्वेश्चन किया था कि इसको डिस्कस हम करें, क्योंकि हमने बोला था कि हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आप इसके बारे में बताएं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि जो डिजोल्यूशन होता है ना, डिसोल्व जो होता है वो हमारी लोकसभा होती है, और स्टेट में अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। मतलब अगर स्टेट में काउंसिल है तो वो डिसोल्व नहीं होगी, और जो सेंटर में जो राज्यसभा है वो डिसोल्व नहीं होती है। ये एक रेगुलर तरीके से करने वाली, रेगुलर तरीके से चलने वाले एक इंस्टीट्यूट है, या एक पार्ट है हमारा। किसका पार्ट आप मान सकते हो, लेजिस्लेचर का पार्ट जो है। ओके, और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये डिसोल्व होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बात हो गई। अब दूसरी अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट या 4 क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे जब कोई बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। इन सारे क्राइटेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है वो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि बिल जो है यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर है तो वो लैप्स होगा या फिर रेगुलर बना रहेगा। ओके, लैप्स होने का मतलब ये है कि जब लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जब लैप्स होती हैं, जब डिसोल्व होती हैं, तो इनके साथ में जो भी बिल है, जो भी कमिटीज़ हैं, वो क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती हैं। और जब दोबारा से इलेक्शन के बाद में दोबारा से इनका फॉर्मेशन होता है तो दोबारा से री इनिशिएट उनको किया जाता है। तो 4 कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लोकसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ में वो लैप्स हो जाएगा। मतलब लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है, लोकसभा से उसको स्टार्ट किया गया है, लेकिन लोकसभा में वो अभी भी पेंडिंग है, वो उसको पास नहीं किया गया है, तो लैप्स हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बिल जो है वो राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा से पास भी कर दिया गया लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ में। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा से पास हुआ और लोकसभा से ओरिजिन हुआ और लोकसभा से पास भी कर दिया गया, ओके, लेकिन राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। और 4 क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बिल जो है वो राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा से उसको पास भी कर दिया गया, लेकिन लोकसभा ने उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया है, लोकसभा ने उसको रिटर्न कर दिया है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में कि ये अमेंडमेंट आप इसमें करो, ओके, और अभी तक वो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो भी लोकसभा के डिसोल्यूशन के टाइम में लैप्स हो जाएगा। तो ये 4 क्राइटेरिया जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके बेसिस पर जो बिल है वो लैप्स हो जाता है लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।